आपको दिला देते हैं। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन वालों कंफर्म करें, आवाज आ रही है? हेलो, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? यस, आ रही है। बस ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एसिड्स एंड बेसिस का बेटा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब लेट्स से कि हमें पता ही नहीं, नाम सबने सुना हुआ है, एसिड बेस का नाम भी सबने सुना हुआ है, ऑर्गेनिक पढ़कर आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी, वहां पर भी वर्ड एसिड सुना हुआ है आपने। लेकिन मैं ये समझ के चलूंगा कि आप क्लास 6 से आपने कभी भी एसिड समझा ही नहीं, बस सुनते ही आए हैं, और इसीलिए हम डायरेक्टली इसको समझते हैं कि एसिड है क्या। देखो, एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। एसिड और बेस ये दोनों, एसिड एसिडा का, एसिड का जो वर्ड है ना, ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। लैटिन में ये वर्ड होता है एसिडा, ठीक है। और एसिडा कहते हैं खट्टे को, ठीक है। जो चीजें टेस्ट में सौर होती हैं, खट्टी होती हैं, उनको एसिडा कहा जाता है। तो बेसिकली एसिड्स और बेस का जो टर्म आया है वो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक रीजनिंग पे एसिड और बेस का टर्म नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, बल्कि लैटिन दौर में जो चीजें खट्टी होती थी उनकी लैंग्वेज में उनको एसिडा कहा जाता था, और जो चीजें कड़वी होती थी, जायके में, टेस्ट में कड़वी होती थी, बिटर इन टेस्ट होती थी, उनको बेसा कहा, बेसियस कहा जाता था। बेसियस, बेसियस से इंग्लिश में बना बेस और एसिडा से बना एसिड। तो याद रखिए, एसिड और बेस को जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं, बुक में वैसे दिया हुआ नहीं, ये एग्जाम वाले स्टाइल पे हम पढ़ेंगे। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एसिड और बेस हम कंपैरिजन करके चलेंगे, वरना बुक में पहले एसिड है, फिर एसिड खत्म, फिर बेस। हमें कंपैरिजन करना है ताकि कम टाइम में जल्दी समझ में आ जाए। तो एसिड और बेस का जो सबसे पहला डेफिनेशन था जो मार्केट में लॉन्च हुआ, वो डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं है, बल्कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का क्या है कि वो चीजें जो जायके में खट्टी हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट, ठीक है, या सोरनेस इन देयर टेस्ट इज आर कॉल्ड एसिड्स, एंड दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। ये बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, इस पर कोई बहस नहीं। नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यही है, एसिड और बेस का पहला डेफिनेशन भी यही था। अगर इस डेफिनेशन के ऊपर रिलाय करके अपनी सराउंडिंग में हम देखें, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ो, जरा बड़ा करो दिमाग को और सराउंडिंग पे गौर करो, तो हम सराउंडिंग में एसिड्स और बेसिस से घिरे हुए हैं। बहुत सारी खट्टी चीजें आपके जहन में आ जाएंगी, मसलन लेमन आ गया, वेरी गुड, ऑरेंज आ गया, अभी ऑरेंज का सीजन चल रहा है, इमली आ गई, सिरका, विनेगर आ गया, यानी और ऑलमोस्ट जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स अगर खासतौर पे अगर आप प्रॉपर्ली जो है ना पका हुआ फ्रूट नहीं है तो ज्यादातर फ्रूट्स खट्टे ही होते हैं उस टाइम पे। और जितने सिट्रस फ्रूट हैं वो तो आप जानते ही अपनी खटास के लिए मशहूर होते हैं, तो ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, विनेगर हो गया, ठीक है, या इसने बताया वो इमली हो गई, ये सारी चीजें खटास इनमें मौजूद है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि जिस चीज में खटास हो, खट्टा जायका हो, वो एसिड है, ये कॉन्सेप्ट सब चीजों पे अप्लाई तो नहीं होता, लेकिन यूं समझ लीजिए कि जो चीज खट्टी है लाजमी उसमें एसिड है, ठीक है जी। तो जितनी भी चीजें आप खट्टी आपने टेस्ट की हैं वो सब एसिड कंटेन करती हैं। मैंने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट सब पर अप्लाई नहीं होता, क्यों नहीं होता भी दो मिनट के बाद समझ जाएंगे। लेकिन आप समझिएगा बेटा कि एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्या था, वो चीजें जो जायके में खट्टी हैं वो एसिड हैं। और सराउंडिंग में हम देखते हैं तो कॉमन एसिड लेमन में नजर आ रहा है, ऑरेंजेस में नजर आ रहा है, और एसिड्स के अगर नाम के हिसाब से सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या जिसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, तो ये हमें लैक्टिक एसिड है, वेरी गुड। दही, आपने योगर्ट लिया ना, जो आप दूध पिए तो दूध में आपको खटास नहीं महसूस, लेकिन आप दही खा रहे हो, कर्ड खा रहे हो, तो जितना कर्ड पुराना होता जाता है उसमें सोरनेस बढ़ती जाती है, दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो जितनी भी चीजों में जायके के अंदर खट्टा पहलू है, सोरनेस है, सोर टेस्ट है, वो सारी एसिड्स कंटेन करती हैं। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ बेस पर। तो बेस के बारे में अभी हमने क्या कहा, जो चीजें जायके में कड़वी हैं वो बेस कहलाती हैं, ठीक है जी। अभी हम लिखेंगे। अब मुझे बताओ जरा कड़वी चीजें क्या आ रही है ध्यान में। तो अब कड़वा सुनकर सबसे पहले एक ही चीज आती है, क्या? करेला, करेला, बिटर गोट आ जाता है, करेला आ जाता है ध्यान में। इसके अलावा और कोई चीज कड़वी जो तुम्हें टेस्ट हुई हो, या तुमने की हो, या गलती से टेस्ट कर लियो, सोचो। अम्मी के दाने खाने, खाने बोले दाने, ये अजीब, ये ऊपर से कहीं समझ साइंटिफिक बात जी। और कोई क्या चीज कड़वा टेस्ट किया आपने? नॉर्मली जो बिटर चीजें होती है वो आप टेस्ट नहीं करते, लेकिन शायद गौर कीजिए, आप बहुत सारे इलायची,
कीनू के सीड्स, ये सही कह रहे हैं, दवाइयाँ। सीड्स आप कहते हैं, वेरी गुड। अब आ गए मेडिसिन, कभी भी कोई टेबलेट खाई हो और थोड़ा सा पानी इंटेक करने में देर हो गई हो, उसका फ्लेवर अगर आपको जबान पे आ जाए, पैराडाइट की बात कर ले तो आप बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हैं। ज्यादातर टेबलेट जो आप देते हैं वो सारी बेस ही होती हैं, और आप इसका एग्जांपल क्या है कि जरा सा वो अगर आपने जबान पे टंग पे छोड़ दिया तो आपको उसका जायका अगर फील हो, कड़वा, इंतहाई कड़वा महसूस होता है। इसके अलावा आपके इस्तेमाल में जो फेस वॉश है, जो 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 शैम्पूज हैं, जो सोप्स हैं, वो खाता कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कभी आप उसको जरा सा टेस्ट करके देखें तो वो एब्सोल्युटली बेटर होता है, बिकॉज वो बेस है। समझ में आ रही बात? झाग बेस ही है, वो असल में झाग बेस का ही बन रहा है। तो समझने की बात क्या है, जो पहला नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है बेटा एसिड्स और बेसिस का, वो समझ में आ गया सबको कि वो चीजें, एसिड और बेस का वर्ड कहां से आया? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? वो वर्ड कहां से आया कि वो चीजें जो जायके में खट्टी वो एसिड, जो कड़वी वो बेस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब मुझे 2 मिनट के लिए लॉजिकली सोच के बताओ, क्या हर चीज को हम टेस्ट करके देख सकते हैं? नहीं सर। है जी। अब मिसाल के तौर पर मैं जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ला कर दूं और हलीमा को कहूं यार टेस्ट करके बताओ ये एसिड है या बेस है, तो हलीमा जो है वो चैंपियन बनेंगी, ये सुपर वुमेन बनेंगी, बोलेंगी तो लाइक सर मैं पी के दिखा देती हूँ आपको, बताती हूँ आपको। तो क्या होगा, ये पी तो लेंगी जोश में, लेकिन बताने के काबिल नहीं रहेंगी कि हाउ वाज द टेस्ट, ठीक है ना। इसी तरह हर कड़वी चीज, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर लॉजिकली सोचें तो अगर सिर्फ हम डेफिनेशन में टेस्ट पर रिलाई करें तो हर चीज को टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता ना, यस और नो? तो ये ऑब्वियस बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट इनिशियल लेवल पे तो ठीक था, लेकिन जब हम साइंटिफिकली चेक करते हैं कि भाई किसी चीज में जो खटास है, सोरनेस है, वो क्यों है, या किसी चीज में जो बिटरनेस है वो क्यों है, तो जब साइंटिफिकली गौर किया गया तो सबसे पहला केमिस्ट जिसने एसिड और बेस को साइंटिफिकली डिफाइन किया, आपकी बुक में भी नाम मौजूद है, आप याद रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है, जो पहला साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है अब बताने जा रहा हूं, जिसको दिया था आर्हीनियस ने, J.Arrhenius। और आर्हीनियस क्या कहता है, वो बचपन वाली तारीफ जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर, वो सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर डाले जाने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर H आयन लूज कर देते हैं। कुछ सुना सुना लगने लगेगा। वो चीजें जो पानी में एक्वस सॉल्यूशन में, मेरी बात सुनना, 2 शरायत हैं इस डेफिनेशन में। पहली चीज, इसके पहला साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है एसिड और बेस का, वो टेस्ट पर नहीं है, क्योंकि टेस्ट हर चीज का चेक नहीं किया जा सकता। तो पहला साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया आर्हीनियस ने, एंड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वो चीजें, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब किसी चीज को पानी में डाला जाए और वो पानी में अपना H आयन रिलीज कर दे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। और अगर किसी चीज को आपने पानी में डिसॉल्व किया और वो डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन दे दे, याद रखना मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाते ही बताया था, हाइड्रोक्साइड अलग है और OH अल्कोहल वाला अलग है। दोनों को लिखते OH हैं, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग और नेचर में फर्क होता है। जब मैं वर्ड हाइड्रोक्साइड बोलूंगा तब भी OH ही मतलब है, और जब मैं अल्कोहल बोलूंगा तब भी OH ही मतलब होता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड का मतलब है इनऑर्गेनिक OH की बात हो रही है, जिसका बिहेवियर डिफरेंट है, और OH सिंपल बोला जा रहा है, अल्कोहल बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक वाले OH की बात हो रही है, और दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है। NaOH फॉर एग्जांपल, आप जब लिखते हो NaOH तो ये सोडियम अल्कोहल थोड़ी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं लिख दूं NaOH तो ये OH जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन है। दोनों में फर्क क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड वाला OH होता है इस पर OH नेगेटिव आयन मौजूद है ये, और जो अल्कोहल वाला OH होता है उस पर ये नेगेटिव आयन नहीं होता। तो ये बात टेक्निकल बात थी, लेकिन मेंशन करना जरूरी थी इसलिए मैंने बता दी। लेट मी जस्ट गेट बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। तो हमने क्या कहा, एसिड बेस को कंपेयर करके डिस्कस कर रहे हैं। आपको लगेगा सर आसान सी बात है, कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं? इंशाल्लाह कम ही कम रिपीट करूंगा, पहली दफा सुन रहे हो तो इसलिए कर रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसिड और बेसियस से आया, खट्टा और कड़वा। उसके बाद पहला साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर चीज को टेस्ट से वेरीफाई नहीं कर सकते, तो वो आया आर्हीनियस के थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि वो चीजें जो पानी में H आयन डोनेट करती हैं वो एसिड्स हैं, और जो पानी में OH आयन डोनेट करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करती हैं, वो बेस है। और इस डेफिनेशन के बाद जो सोरनेस और बिटरनेस वाली कॉन्सेप्ट था उसे प्रॉपर्टी बना दिया गया, वो डेफिनेशन नहीं थी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? पहले इन 2 बातों को लिखवाता हूं, और उसके बाद इसके बाद भी कुछ बातें हैं वो करते हैं आपके साथ। तो बेटा एक कॉलम में एसिड की हेडिंग बना लीजिए, 2 कॉलम बना के करेंगे तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। एसिड और बेस का कॉलम बना लीजिए फ्रेश पेज के ऊपर, और लिखना शुरू करते हैं।
तो जो बात बता रहा हूं वही लिखवा रहा हूं ताकि अलग से रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। तो हमने कहा दोज substances which have sour taste are called acids and base में क्या हो गया बेटा, क्लास से बाहर चले जाओ, मैं बिल्कुल तुम्हारा आना मना कर दूंगा क्लास में। Those substances which have bitter taste are called bases। ये पहला नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का। उसके बाद आ जाता है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, और अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि दोज substances which can donate H positive ion in their aqueous solution। aqueous solution का मतलब है जब उन्हें पानी में डाला जाए फिर H आयन रिलीज करें, ये एक शर्त है, पानी में डालना जरूरी है वो चीज। और बेटा रट्टा नहीं लगाना, जो हमने डिस्कस किया है वो ये साथ साथ याद होना चाहिए। तो वो सब्सटेंसेस जो पानी में H आयन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन डोनेट करें वो एसिड्स हैं, एंड दोज substances which can donate OH negative AQ EOUS hydroxide ion in aqueous solution, ठीक है, आर कॉल्ड बेसिस। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहलाता है। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द नेम ऑफ द केमिस्ट। अगर याद रख लो तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें, लेकिन असल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो H आयन डोनेट कर दे वो एसिड है और जो OH आयन डोनेट कर दे वो बेस है। एग्जांपल देख लेते हैं साथ साथ इसकी। जैसे HCl की बात करें, अगर बेटा HCl को मैं वाटर में डालता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि HCl में एक H, देखो HCl के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वो H आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। तो एज पर द डेफिनेशन इज दिस सब्सटेंस हैज लॉस्ट इट्स H पॉजिटिव, तो क्या ये एसिड कहलाने के काबिल है? बिल्कुल है। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर मैं कहता हूं H2SO4 और इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में डाल देता हूं, मैं क्या देखता हूं कि भाई ये दो H इसमें जो है ये अलग हो जाते हैं और जो सल्फेट आयन है वो अलग हो जाता है। तो हमने फिर से क्या देखा कि भाई इस सब्सटेंस के पास H था और जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने H आयन लूज किया है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि जो चीजें H आयन लूज कर सकती हैं वो क्या है? एसिड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, HNO3 नाइट्रिक एसिड। बेटा ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ किसी हिकमत से लिख रहा हूँ, कोशिश करो ये अब कंपाउंड्स तुम्हें याद हो जाएंगे क्योंकि बार बार आएंगे। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 को अगर हम पानी में डालते हैं, इसमें एक H है तो हम क्या देखते हैं, ये एक H लूज कर देता है एंड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। एक H पॉजिटिव लूज हुआ तो NO3 पे एक नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहां दो H लूज हुए, दो पॉजिटिव लूज हुए तो इसलिए SO4 पे दो नेगेटिव आ गए। ठीक है, तो ये तीन एसिड होगा। एक और एसिड है जो आप ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट वाज इथेनोइक एसिड विनेगर। और जब इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं बेटा कि यहां पर CH3CO ये वाला पार्ट एक नेगेटिव आयन बन जाता है और ये एक H पॉजिटिव लूज होता है। तो ये चार कॉमन एसिड हैं जो आपके पूरे सिलेबस में इस्तेमाल होते हैं। अब आपको उसका नाम और फॉर्मूला याद हो तो अच्छा है, याद नहीं होगा तो एवरी टाइम स्ट्रगल करना काम है। ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड CH3COH इज इथेनोइक एसिड और कॉमनली कॉल्ड एज विनेगर। यही वाली आर्गेनियस वाली, ये बात समझ में आ गई? इन एग्जांपल्स में हमने क्या दिखाया है? इन एग्जांपल्स में हमने दिखाया कि जब इनको हमने पानी में डाला है तो पानी में ईच वन ऑफ देम हैज लॉस्ट इट्स H पॉजिटिव आयन। ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है यहां तक?
ठीक है, यहां पर मैंने एक्वस स्टेट लिखना भूल गया, एक्वस लिख लीजिए प्लीज। मनाइम, बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चले ये बेटा, हाँ पानी में डाला तो आइन कहाँ रिलीज हुआ, पानी में रिलीज हुआ है ना मेरे भाई। आपको पानी में डालेंगे और अगर कोई आपके ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा इधर आ जाए बेस वाली साइड पर। ठीक है, बेस वाली साइड पर हमने क्या बताया था मरियम कि भाई वो चीजें जो पानी में कौन सा आयन रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन रिलीज करेंगे, वो बेस है। तो आए इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो इसमें जो इसमें और अच्छी बात है कि यू आर सपोज टू रिमेंबर ओनली 3 एग्जांपल्स। ठीक है, ये बेसिस में 3 एग्जांपल्स अगर आपको याद हो तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। सॉल्ट्स में भी ये फॉर्मूला याद हो जाए, नाम याद हो जाए, बहुत इजी हो जाता है। बच्चों को हमारे कीड़ा क्या है, याद ही नहीं करना है, बस एवरी टाइम उनको ये लिखा हुआ आ जाए। अरे भाई इसीलिए फिर आगे जाके बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और जो तेज बच्चे होते हैं वो याद कर लेते हैं, उनको नहीं होती। तो अब बेस की तरफ एग्जांपल में आ जाए तो हमारे पास एक बेस है NaOH। ठीक है, ये क्या करते हैं जब हम उसे पानी में डालते हैं तो Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन ये पानी में रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। इसी तरह दूसरी बेस जिसकी बारे में बात होगी वो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब पानी में डालेंगे तो इसका पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। इसी तरह थर्ड बेस जो है वो है NH4OH, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। और जब इसे हम पानी में डालते हैं तो NH4 आयन अलग हो जाता है और OH आयन जो नेगेटिव है वो अलग हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई बेसिस की डेफिनेशन क्या थी, वो सब्सटेंस जो पानी में डालने के हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर दे, रिलीज कर दे, उससे हम बेस कहते हैं। तो एज पर द आर्हेनियस डेफिनेशन these reactions are showing कि NaOH is a base, KOH is a base, NH4OH is also a base. However यहाँ एसिड के अंदर क्या नजर आ रहा है कि H आयन रिलीज हो रहा है, these are acids. Is that clear? तो अब तक हमने 3 बातें कुल मिलाकर की, एसिड और बेस का इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या था, और अब हम एसिड और बेस को किस कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद एग्जांपल्स में कुछ कॉमन एसिड और बेस की हमने रिप्रेजेंटेशन भी देख ली। यहां पर अगर आप यहां तक बात समझ गए हो बेटा, अलीमा बात समझ में आ गई यहां तक? हाँ भाई बात समझ में आ गई सर? तो बच्चे यहां से अब आगे क्या, देखो 2 मिनट के लिए सोचो लॉजिकली, क्या हर कंपाउंड में H होता है? बोलो, क्या हर कंपाउंड में H होता है? माना कि तुम्हें सारी केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन अगर कॉमन सेंस दौड़ाओ तो क्या इज इट पॉसिबल कि हर कंपाउंड में H या OH हो? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हर कंपाउंड पर अप्लाई करने की कोशिश करें, जैसे हम टेस्ट को हर कंपाउंड पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है कि सब्सटेंस में H और OH हो। क्या ख्याल है? लेकिन क्या हर कंपाउंड में HOH है? ऑब्वियसली नॉट। मैं कहता हूं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ना इसमें H है ना OH है। मैं कहता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ना H है ना OH है। मैं मुख्तलिफ ऐसे मैं कहूं Na2CO3, अब Na2CO3 में ना H है ना OH है। तो ऐसे लार्ज लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स है जहां पर H और OH है ही। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें H या OH होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट भी सारे कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, फिर भी ओ लेवल में यही कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट जो आपके बेसिक लेवल पर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन असल में अगर हम एसिड बेस की बात करते हैं, एएस में जाकर आप पढ़ेंगे कि इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जो इससे बेहतर था, और उसके बाद आज जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, वो ये नहीं है। और वो कॉन्सेप्ट सारे कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल भी है। ठीक है जी, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो समझने की बात यह है कि आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है। तो यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस कि भाई एक तरफ हमने कहा सोरनेस और बिटरनेस पे, और दूसरी तरफ हमने बात की H आयन लूज करने और OH आयन लूज करने पे। इज दैट क्लियर? उसके अलावा एसिड और बेस की एक प्रॉपर्टी या डेफिनेशन ये भी है जो उसके pH वैल्यू पे डिफाइन की जाती है। pH वैल्यू क्या होती है? फिलहाल के लिए याद रखें कि इन्वायरमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग को हम pH कहते हैं। एनवायरमेंट की, कि एनवायरमेंट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टर्म है pH। pH वो नहीं है जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन आप पढ़ के आए, वो गलत कॉन्सेप्ट है। pH बेसिकली आपको एक एस्टिमेशन देता है एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब जो 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं वो तो हमने नहीं पढ़ने। ठीक है,
क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है और बता के कोई फायदा नहीं। अगर किसी को वैसे ही जानना है तो मुझसे क्लास के बाद पूछ ले, मैं बता दूंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट है जो एसिड बेस पर हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन ये बताना मेरा काम था कि ये कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई नहीं होता। फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि इजी है, इजी टू अप्लाई है, बेसिक लेवल पर ये आप आसानी से बता सकते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है। अब मेरे बच्चे, एक अगर हम पीएच वाइज डिफाइन करें या प्रॉपर्टी पीएच वाइज बनाएं तो एसिड और बेस को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, और वो क्या कि वो चीजें जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिड है। हम पीएच पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, लेकिन अभी के लिए वो चीजें जिनकी पीएच वैल्यू, आपने जनरल साइंस में पीएच पढ़ा होगा, 0 से 14 का स्केल होता है तो 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो वो चीजें जिनकी पीएच 7 से कम है वो एसिड्स हैं, और वो चीजें जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है वो बेस है। तो ये प्रॉपर्टी में काउंट होगा, डेफिनेशन आप ऊपर वाली ही काउंट रखेंगे। तो ये मैं एक और कॉन्सेप्ट यहां लिख दे रहा हूं, लिख लें मेरे साथ प्लीज। लेकिन ये सारे कंपाउंड अप्लाई हो सकते हैं। जी जी जी, ये सारे कंपाउंड हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, और यहां पर क्या लिखा है हमने, हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7। अब तक हमने अपने पास 3 पॉइंट्स नोट किए हैं, पहले सोरनेस और बिटरनेस के बेसिस पर, फिर साइंटिफिकली एचाइन और ओएचाइन की बेसिस पर, फिर कुछ एग्जांपल्स कॉमन वाली, और उसके बाद पीएच के बेसिस पर। क्या यहां तक ये बातें डाइजेस्ट हो गई और याद हो गई, या अलग से आके आधा पौन घंटा लगेगा इसको रट्टा लगाने में? याद हो गई भाई? चलिए, अब साथ ही साथ यहीं पर इसी टेबल के अंदर हम ये बात भी करके खत्म करते हैं कि भाई एसिड तो हो गया जो एचाइन देता है, याद हो गया, और बेस कौन है जो ओएचाइन देता है। अब सवाल यह है कि क्या सारे एसिड एक ही स्ट्रेंथ के होते हैं? तो आंसर इज नो। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। देखो, एक एसिड है जो तुम कोल्ड ड्रिंक के साथ पीते हो। जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, तो उसमें कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? तो अब वो कार्बोनिक एसिड तुम पी पाते हो ना, लेकिन उसी जगह अगर मैं उस कोल्ड ड्रिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देता और आपसे कहता आप पी लें, तो चाहे आप कोक के कितने ही बड़े फैन क्यों ना हो, चाहे आप पेप्सी के बगैर जिंदा रहना मुश्किल हो, लेकिन आप अगर जरा सी भी अकल रखते हैं तो आप उसको नहीं पीते, और अगर पीते तो वो आखिरी ड्रिंक होती है आपकी पीने वाली। समझ लो ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उस हाइड्रोक्लोरिक, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां मिलता है मार्केट में? भाई आप ग्रोसरी स्टोर पे चले जाओ, तो जो आपको वॉशरूम साफ करने के लिए एक तो वो आते हैं, क्लीनर्स आते हैं, क्लीनर्स की बात नहीं कर रहा, उसमें तेजाब के नाम से, एसिड वाटर के नाम से मिलता है, दैट इज HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर। तो आप जो मैं बातें इस चैप्टर में बताऊंगा, आप घर जाके टेस्ट भी कर सकते हैं। एकदम मुंह पे फेंकना है अभी मैं वॉशिंग यार, ये लड़की मुझे खतरनाक लग रही है अलिशा, एकदम मुंह पे फेंकना है। कौन है ये लोग? ये कहां है लोग? ये कौन से लोग? हम मूवीज में दिखाते हैं। हाँ जी, वही एसिड। ये सही कह रही है कि मूवीज में जो एसिड दिखाते हैं जिससे चेहरा खराब हो जाता है, वो यही एसिड होता है। ठीक है, नहीं अगर मुंह पे पड़ा हो, मुंह खराब हो रहा है, तो डाइल्यूट कहां से होगा? जो वॉशरूम के लिए मिलता है। हाँ जी, अब सुन लीजिए, तो वॉशरूम क्लीनर्स के तौर पर जो एसिड वाटर मिलता है वो फुली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, क्योंकि जाहिर रिस्क फैक्टर है, तो काफी ज्यादा डाइल्यूटेड ही होता है वो। लेकिन बहरहाल वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, उसे तो पी नहीं सकते ना, भले से देखने में जामे शीरी जैसा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ये तो नहीं कि पी लेंगे उसको। तो कहने का मतलब है, इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आया कि सारे एसिड एक ही जैसे स्ट्रेंथ के नहीं होते। विनेगर है, विनेगर आप टेस्ट कर सकते हो, विनेगर पी सकते हो, लेकिन विनेगर उतना नहीं पी सकते जितना कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप 500 ml पी लेते हैं, अगर आप विनेगर 500 ml पी लें तो इंशाल्लाह, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें तुम लोग पता नहीं कैसे लुल्ले किस्म के बच्चे आए हो मेरे पास, तुम लोग जरा ट्राई, भाई थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करो, साइंस में इंटरेस्ट पैदा होगा। मैं तो तुम्हें तरीके बताता हूँ ना घर जाके कैसे करना है। अभी मैंने उस दिन इलेक्ट्रोलिसिस का बताया, घर जाके किया नहीं, तुम्हें बस टाइम ही नहीं, आईफोन से बाहर आओ, उसके बाहर भी दुनिया है, वो लगे हुए पता नहीं। तो आप ये कर सकते हो घर जाके, बेटा कुछ नहीं करना, वापसी में अब्बू को बोलना है कि ग्रोसरी स्टोर पे रोके और आपने ये एसिड वाटर ले लेना है। और फिर इस चैप्टर में जब तक हम ये नई नई तजीब बातें बताते रहेंगे, आपने छोटे बहन भाइयों पर और घर की चीजों पर टेस्ट करना है। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, और बहुत रिस्की काम भी किया आपने, क्योंकि अगर वो, जी बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन आप बेटा उसके लिए कुछ और मेथड इस्तेमाल कर लेते। आपने वॉशरूम में खुला एसिड रख दिया, माशाल्लाह, ये क्या बात है कि
आईने में पानी ना, स्टीम ना बने उसके लिए घर में वॉशरूम में एसिड खुला रख दिया। वाह, ये किसी दिन एफआईआर कटेगी मेरे नाम पे। बहरहाल बेटा बात ये हो रही थी कि एसिड्स और बेसिस के लिए तवज्जो, हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम अपनी कॉमन सराउंडिंग में भी एसिड देखते हैं, अब ऑरेंज में या लेमन में जो एसिड है वो तो आप खा रहे हैं, मजे ले लेके खा रहे हैं, इमली का एसिड भी आप खा रहे हैं, लेकिन हर एसिड नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ का फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड की क्लासिफिकेशन को हमें समझना है। बेटा जब हम एसिड या बेसिस को स्ट्रेंथ वाइज क्लासिफाई करते हैं तो वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वी हैव वीक एसिड, वी हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो अब इसी के अंदर मैं स्ट्रेंथ की हेडिंग लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा एसिड वीक होता है। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने एक बार लिखी उन्हीं को हम क्लासिफाई करेंगे ताकि वो एग्जांपल जहन में बैठ जाए। तो इसी के टेबल के अंदर मैं यहां पर सब हेडिंग लगा रहा हूं, स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो जब हमने ये समझ लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो अब हम उसके बारे में बात करनी है कि भाई स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है। तो यहां पर पहला पॉइंट जो आपके मुंह पर मारने लगा हूं वो है, क्या है बेटा, स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ, ये एमसीक्यू भी आता है बहुत ज्यादा, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। स्ट्रेंथ किसी भी एसिड या इवन बेस की किस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसका क्या मतलब है अभी समझा देता हूं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। स्ट्रेंथ चाहे एसिड की हो या बेस, आप कैसे बताएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसकी क्या देखनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ए लेवल केमिस्ट्री में जाके आप देखेंगे बुक में भी वैल्यूज लिखी होती हैं कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूं मेरे बच्चे, समझना इधर। मैंने लिया 100 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के, ठीक है, HCl भी हम पढ़ गए हैं, एसिड था, और 100 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने CH3COOH विनेगर के, ठीक है जी। हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग से पता है कि विनेगर वीक एसिड होता है, जब भी तो हम खा पी पाते हैं उसे, लेकिन मैं यहां साइंटिफिकली समझाने लगा हूं बच्चे, बात समझना, नहीं समझ में आया तो बताना, और दोनों के नंबर इसलिए लगाए ताकि बात अच्छे समझ में आ जाए। बेटा जब मैं 100 मॉलिक्यूल HCl के लेता हूं और उसे पानी में डिसॉल्व करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि 100 के 100 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं। लिसन केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स HCl के लेता हूं और मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि 100 के 100 HCl के जो कंपाउंड्स है वो स्प्लिट हो जाता है, उसके 100 एचाइंस अलग हो जाते हैं, 100 Cl क्या हो जाते हैं, अलग। ये जो डिग्री ऑफ ब्रेकडाउन है ना, इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो टूटना है ना, कितना रेडिली आयोनाइज हो रहा है, कितना जल्दी टूट रहा है, कितने ज्यादा आयंस फॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो मैं यूं कहूंगा कि जब मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। हाउएवर जब मैं विनेगर को पानी में डालूंगा, तो लेट्स से अगर 100 मॉलिक्यूल्स विनेगर के हैं, तो आउट ऑफ 100 मैक्सिमम 7, 8 या 10 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कि वो ब्रेक डाउन होंगे, और बाकी 90 मॉलिक्यूल्स विल स्टे एज CH3COH, दे विल नॉट ब्रेक डाउन। लिसन केयरफुली, ये इस तरह से बुक में है नहीं, इसलिए अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो समझना कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमने HCl के लिए थे, तो हम क्या देखेंगे, वो सारा डिसोसिएट हो जाएगा और जितने H होंगे सब रिलीज हो जाएंगे, जितने Cl है सारे रिलीज हो जाएंगे। लेकिन वीक एसिड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, कम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रेक डाउन होने की एबिलिटी क्या होती है, कम। तो अगर मैं 100 मॉलिक्यूल किसी वीक एसिड के लूं, फॉर एग्जांपल CH3COH विनेगर के ले लूं, तो आउट ऑफ 100 बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है वो आयोनाइज होगी, और ज्यादातर क्वांटिटी, यानी अगर मैं रिएक्शन लिख के समझाऊं तो मैं बता रहा हूं ना जानू, मेरी बात कंप्लीट होगी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, 100 HCl थे, तो अब 100 HCl को जब हम पानी में डाला तो उससे 100 H आइंस अलग हो गए और 100 Cl आइंस क्या हो गए, अलग हो गए। हमने कहा यार सारा ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है, अभी के लिए मैं फिगर बता रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने डेटा लिखा, आपने देखा यार 100 यहाँ थे और पूरा ब्रेक हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्योंकि डेफिनेशन यही है कि जो ब्रेक डाउन होकर कंप्लीटली डिसोसिएट, अभी लिखेंगे, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितना कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि इसी जगह पर अगर मैं विनेगर डालता हूं, तो विनेगर में क्या रिएक्शन बनेगा कि लेट्स से इमेजिन कर लें कि इसमें 10 H आइंस बने, यानी 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, 10 H आइंस बने, 10 नेगेटिव आइंस बने, और बाकी जो 90 मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे एज CH3COH, वो इसको कहते हैं अनआयोनाइज्ड, डिसोसिएट नहीं हुए। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा। क्या कहा मैंने,
कि वीक एसिड में हम क्या देखते हैं कि आउट ऑफ द टोटल नंबर अ वेरी स्मॉल पोर्शन, इमेजिन ये करो कि 100 में से कोई 10 ऐसे थे जो ब्रेक डाउन हुए। जब ब्रेक डाउन हुए तो उनका ये वाला H अलग हो गया और ये वाला नेगेटिव आइन अलग हो गया। उसको हमने लिख लिया कि भाई 10 H आइन अलग हुए और 10 नेगेटिव आइन अलग हो गए। बाकी जो 90 मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुए। तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि ये बात समझ में आ जाए। तो खुलासा ये कि वो कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, वो कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, सारे आइंस रिलीज कर देता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ये और जो एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है और जितना कम डिसोसिएट होगा, जैसे विनेगर और कार्बोनिक एसिड दोनों वीक एसिड है, दोनों हम खा पाते हैं ना, आसान है, जो खा पा रहे हैं मतलब वीक है। लेकिन विनेगर उतना इंटेक नहीं कर सकते जितना कोल्ड ड्रिंक कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ दोनों के अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे विनेगर और कार्बोनिक का, तो ज्यादा वीक कौन होगा? कार्बोनिक। इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड और भी कम डिसोसिएट होगा। हो सकता है कार्बोनिक एसिड के 100 में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स या 3 ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हो, अगर हम इस फिगर को स्टैंडर्ड मान के चलें। तो समझना क्या है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इसी तरह स्ट्रॉन्ग में भी है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, लेकिन अगर HCl के सामने में H2SO4 रखूं, देखना बेटा, HCl के सामने में H2SO4 रखता हूं, तो H2SO4 के अगर 100 मॉलिक्यूल रखूं और इसमें देखो पर मॉलिक्यूल 2 H है, और मैं क्या देखता हूं ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो रादर देन गिविंग H, ये कितने H आइन दे देगा? 200, क्योंकि पर मॉलिक्यूल कितने हैं? 200 मॉलिक्यूल्स थे, जब ब्रेक डाउन हुए पर मॉलिक्यूल 2 H थे और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो इस आउट ऑफ दीज 100 H2SO4 वी हैव ड्राइव हाउ मेनी H आइंस? 200, डबल हो गया H आइंस का रेशियो। हाउएवर सल्फेट आइन तो एक ही 100 ही रहेंगे। तो अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन करें HCl और H2SO4 का, तो 100 HCl से 100 H आ रहे हैं, लेकिन 100 H2SO4 से कितने H आ रहे हैं? 200। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा? H2SO4। और तुम्हारे सिलेबस में जितने भी एसिड हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यही है तुम्हारे सिलेबस में। वैसे इससे स्ट्रॉन्ग फास्फोरिक एसिड होता है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। क्यों होता है? क्योंकि वो पर मॉलिक्यूल 3 H देता है। ठीक है ना भाई, हमने क्या कहा, जो जितना ज्यादा डिसोसिएट होता, डिसोसिएट होने से क्या हो रहा है, जितना ज्यादा ब्रेक होगा उतने ज्यादा H बनाएगा। तो जो जितने ज्यादा H बनाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसने 100 H बनाए, जबकि इसकी उसी क्वांटिटी ने 200 बनाए, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और जो जितना कम ब्रेक डाउन होगा उतने कम H बनाएगा, और जितना कम H रिलीज करेगा उतना वीक एसिड होगा। तो डेफिनेशन वाइज हम डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन बात समझ आ गई कि वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, वो जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करेगा, ब्रेकडाउन शो करेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो जितना कम डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, वो वीक एसिड होगा। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसमें एक सवाल रह गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा डिसोसिएट होगा। फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट जो 4 एग्जांपल्स हमने बात की है कि HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब जब भी ये होंगे कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। और जब हमने कहा ये जो CH3COH इज अ वीक एसिड, तो जब भी कहीं CH3COH की बात आएगी तो आउट ऑफ एनी नंबर उनका बहुत ही स्मॉलर नंबर प्रोपोर्शन जो है वो डिसोसिएट होगा, ज्यादातर नहीं होगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो इसको लिखते हैं। अच्छा, बेस में क्या होगा? बेस में यही कॉन्सेप्ट OH के आ जाएगा कि जहां पर जो बेस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वहां पर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और जहां पार्शियली डिसोसिएट हो वो वीक बेस होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग एसिड बेस दोनों? बात समझ में आ गई? लिखो जी हजरत। हाँ भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गई आपको? मरियम आपको, अलीशा आपको, अवेश, शाहिद। चलिए बेटा इसको लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। acid that dissociate completely in aqueous solution is a strong acid. अली, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ये चैप्टर पहले? कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका ये चैप्टर? हाँ, सही आता है आपको ये? मैं सही पढ़ा रहा हूँ अभी तक यहाँ तक? नहीं भाई, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है हमेशा, और क्या, बस नहीं क्या बात है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन जी अलीशा, क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट?
बेस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली। भाई वही है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इतना सोच के ये पुष्पा वाली एक्टिंग क्यों कर रही है? नहीं मैं देखा 2 बार तुमने ये वाला स्टाइल कर दिया है, बोला जवाब नहीं दूंगी लेकिन झुकूंगी भी नहीं। चलो जी, बेस दैट डिसोसिएट। तो अगर आप स्मार्टली लिख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि यार कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो डेफिनेशन तो एक के साथ दूसरी फ्री मिल रही है। बेस दैट डिसोसिएट कंप्लीटली in aqueous solution is a weak base, is a strong base। और वीक के लिए क्या आ जाएगा? जहां तुमने कंप्लीटली लिखा है वहां पर पार्शियली आ जाएगा, बस इतना मेहरबानी कर लेना है। ठीक है जी। एग्जाम्पल अलबत्ता जरूर नोट कर लीजिए। यहां पर एग्जाम्पल आ गई HCl की, चाहे तो अपनी मेमोरी के लिए इसको ऐसे नोट कर लें कि 100 है तो ये पूरा ब्रेक डाउन होगा तो 100 H आइन और 100 Cl आइन देगा। इसी तरह 100 H2SO4 है तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो 200 H आइंस और 100 SO4 आइंस देगा। और जब वीक वाला लिखेंगे तो वीक के साथ आप विनेगर की एग्जांपल लिख लीजिएगा। 100 है तो लेट्स से के 10 जो है वो H आइंस बन रहे हैं और उसके साथ 10 CH3CO नेगेटिव आइंस और बाकी जो है वो अनआयोनाइज्ड है, ब्रेक डाउन नहीं हुए। और बेस में आ जाए तो बेस के अंदर बच्चों NaOH लिख लीजिएगा यहां पर कि मान लीजिए 100 NaOH है तो जब ब्रेक डाउन हुए तो 100 Na बने और 100 OH आइन बन गए। एग्जांपल नोट कर रहे हो ऑनलाइन वालों? मनाइम, सारा? यस सर, यस सर। 100 Na और 100 OH आइन बन गए। और अगर वीक में हम चले जाते हैं तो हमारे पास जो NH4OH था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस। जब इसको हम डिसोसिएट करने की बात करते हैं तो लेट्स से आउट ऑफ 100 ओनली 15 डिसोसिएट होते हैं और बाकी जो है वो अनआयोनाइज्ड रहते हैं। ये एग्जांपल अगेन फिगर्स सिर्फ हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, समझाना मकसद है कि भाई मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो कैसा, मतलब उसका सेंस क्या है, और पार्शियली डिसोसिएट होगा तो उसका सेंस क्या है। इज दैट क्लियर? हाँ भाई क्लियर है मोहम्मद? ये बात समझ में आ गई? एसिड और बेस का क्या यहां तक का कंपैरिजन समझ में आता है? लेट अस रिकॉल। और क्या हमने शुरू किया? एसिड, खट्टी चीजें एसिड, कड़वी चीजें बेस। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? पानी में जो चीज H आइन रिलीज करे वो एसिड है, H आइन डोनर एसिड है, OH आइन डोनर, हाइड्रोक्साइड आइन डोनर बेस है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में हाइड्रोक्साइड आइन लिखना सिर्फ OH लिख के नहीं आ जाना, क्योंकि OH तो अल्कोहल में भी होता है, डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। या तो तुम OH नेगेटिव पूरा लिखो या हाइड्रोक्साइड आइन लिखोगे तो डेफिनेशन सही होगी। अगर तुमने सिर्फ लिख दिया कि दो सब्सटेंस विच डोनेट OH आइन या OH इन एक्वा सॉल्यूशन तो गलत हो गया, क्योंकि अल्कोहल और उसमें डिफरेंशिएशन ही खत्म हो गई। तो इसलिए हाइड्रोक्साइड आइन का वर्ड लिखना इज ऑलवेज सेम। उसके बाद हमने कहा कि भाई एसिड्स जो होते हैं उन H आइन और OH आइन वाला कॉन्सेप्ट सब पे एप्लीकेबल नहीं है, इजी होने की वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पीएच वाले बेसिस पर भी डिस्क्राइब किया कि जो चीजों की पीएच 7 से कम है वो एसिड्स हैं, जिनकी ज्यादा है वो बेस है। उसके बाद हमने कहा कि भाई एसिड्स की कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमें याद होनी चाहिए, जिनमें 4 एग्जांपल्स मैंने आपके मुंह पर फेंकी है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड। ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड की कैटेगरी में से जो ऑर्गेनिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे क्या है? वीक एसिड। हमने ऑर्गेनिक पढ़ते हुए ये बात की थी कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे वीक है। उसके बाद हम आ गए बेस वाली कैटेगरी में, ये सब डिस्कस किया। बेस में जो एग्जांपल है वो 3 ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली वीकर बेस होती है। हमें कैसा पता चला? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस चीज पर डिपेंड करती है? हमने कहा कौन सा एसिड या बेस कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना ब्रेक डाउन हो रहा है, कितना टुकड़े टुकड़े हो रहा है, कितना आयोनाइज हो रहा है, उस पर फैसला होगा। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो पार्शियली आयोनाइज होगा वो वीक होगा। यहां तक आगे कोई मसला परेशानी तो नहीं? तो ये एसिड के बारे में चंद बेसिक बातें हुई हैं। एक और बात भी यहां बताने लगा हूं एसिड और बेस की डेफिनेशन में, डिफरेंशिएशन में। वो क्या है? जैसे अभी हमने एसिड और बेस की बात की थी एनवायरनमेंट ऑफ पीएच पर, कि जिन चीजों की पीएच 7 से कम है, ये प्रॉपर्टीज है। तो आर्जीनियस वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आ गई तो फिर प्रॉपर्टी में बाकी सारी चीजें प्रॉपर्टीज में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, अगर थ्योरी में आ जाता है।
तो अब आ जाते हैं एक और एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, और ये उम्मीद है तुम लोग याद रखो क्योंकि मैं एटीपी में बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट आएंगे दोबारा से, वहां मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो एसिड और बेस का एक जैसे पीएच वाला कॉन्सेप्ट था, एक टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, इसी तरह एसिड और बेस का एक लिटमस पेपर कॉन्सेप्ट भी होता है, और भी होते हैं लेकिन जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे बताएंगे। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर केमिस्ट्री में एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर का टॉपिक भी इस चैप्टर में अलग से आएगा जहां हम जानेंगे कि इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या चीज होती है। लेकिन अभी के लिए इंडिकेटर का नाम देखो, बाइक और गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, किसी होता है? गाड़ी में इंडिकेटर्स होते हैं ना, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, वो राइट लेने वाला है कि लेफ्ट लेने वाला है, क्या करता है पहले से इंडिकेट कर देता है। वैसे कराची में तो कोई नहीं करता, बस बाप का रोड है कहीं भी मोड़ ले, और बाइक वालों को ज्यादा आदत होती है, तो कुछ तो ऐसे हाथ दे देते हैं, हाथ दे के अगला हाथ ही तोड़ता हुआ निकल जाए, ठीक है। और कुछ इतनी भी जहमत नहीं करते, वो समझते हैं अब्बा जान का रोड है कहीं भी मोड़ दे गाड़ी, ठीक है ना। तो वो अजीब सा है, लेकिन इंडिकेटर का मकसद क्या होता है? टू इंडिकेट समथिंग, यस और। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वन ऑफ द इंडिकेटर इज लिटमस पेपर, ठीक है। तुम लोगों ने शायद स्कूल में इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा, ठीक है। लिटमस पेपर अगर ड्राई हो, एक बात समझना, ये बच्चों को अगर बताई ना जाए तो बच्चे सही लिखते हैं फिर भी आंसर नहीं गलत हो जाता है। लिटमस पेपर अगर ड्राई हो तो वो किसी काम का नहीं है। लिटमस पेपर को इंडिकेशन देने के लिए मॉइस्ट होना जरूरी है, यानी ह्यूमिडिटी का सराउंडिंग में होना जरूरी है। तो जैसे लैब में आपकी ह्यूमिडिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना, स्कूल में जब लैब होगी कोई ड्राई एनवायरनमेंट तो नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर ये बात मेंशन नहीं की जाती। लेकिन अगर लिटमस पेपर के साथ मॉइस्चर ना हो तो वो इंडिकेशन नहीं देता। तो अब यहाँ पर जब भी हम वर्ड लिखेंगे मॉइस्ट लिटमस पेपर या डैम्प लिटमस पेपर, एक ही बात है। डैम्प का मतलब भी गीला है, मॉइस्चराइज्ड है, और मॉइस्ट लिखने का मतलब यही है। तो लिटमस पेपर के इंडिकेशन के ऊपर भी एसिड और बेस का एक कॉन्सेप्ट है, और बड़ा आसान है कि भाई वो चीजें जिसमें लिटमस पेपर रेड कलर दे देता है, वो चीजें जो लिटमस पेपर के कलर को रेड कर देती है। लिटमस पेपर क्या है? व्हाइट कलर का पेपर, ठीक है। आपने लिटमस पेपर को HCl में डाला या ऑरेंज जूस में डाल दिया, तो आप क्या देखोगे? जब निकालोगे रेड होगा, ऑरेंज नहीं होकर निकलेगा, क्या निकलेगा? रेड होकर निकलेगा। और याद रखना, अक्सर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यार, रेड किस में था, ब्लू किस में था। बड़ा आसान है बेटा, एसिड खतरनाक होता है और खतरे के नाम में कौन सा कलर होता है? रेड। तो लिटमस पेपर एसिड में कैसा हो जाता है? रेड। और बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो लिटमस पेपर बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे आपके घर में जो शैम्पू है, शैम्पू बेस है, आप शैम्पू में या पैराडॉल को कूट के सोल्यूशन या डिस्प्रिन को कूट के उसको पानी में डाल के, या सिंपल शैम्पू ही काफी है, सोप बना उसमें आप लिटमस पेपर डाल दें, स्कूल से कल जाओ और चुरा के ले आओ। मतलब पूछ लेना, वो इतना महंगा नहीं होता, सही के लाना। तुम लोगों को बता रहा हूँ, करोगे तो क्या आएगा ना। नहीं तो ये लाइन है मरियम सिटी स्कूल, बड़ा स्कूल है वहां। भाई तुम्हारी अभी कहाँ में मरियम? अब तुम अगली बार अब्दुल रहमान, तुम भी सिटी में हो? अच्छा, तो तुम चोरी करके लाओगे? नहीं, पूछ के ले आना, मिस टीचर से सेटिंग बना के बोलना थोड़ा सा दे दे, एक 2 मीटर दे दे। तब मिलता ना केमिस्ट्री साइंटिफिक स्टोर से मिलेगा, सदर में साइंटिफिक स्टोर है, हर जगह तो नहीं मिलेगा, साइंटिफिक स्टोर है वहां से मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये तो बात की प्रॉपर्टी है। ये ऐसी नहीं करते। ये हमने क्यों बोला है? आपको अंदाजा है वो आपसे कितना परेशान है? जो चाहिए देना खुद बताओ। परेशानी है हमारे स्कूल उनकी किस्मत पे मैं सोच रहा हूँ यानी चॉइसेस कितनी खत्म हो गई। अल्लाह। बारह, तो बात हुई लिटमस की बेटा। तो क्या कहा हमने? आखिरी प्रॉपर्टी जो हम लिखी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात हो गई कि वो चीजें जिनमें लिटमस पेपर कैसा कलर दे देगा। अरे बोलो, रेड है वो क्या है? एसिड। और जिनमें ब्लू कलर देगा वो आखिरी बार देखते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग पे चलते हैं। तो मेरे बच्चे लिखे, लिखिए भाई। हेलो जी। मैं क्या करूं? चल जाएगा वो, या हो सकता है कि उसमें वो खत्म हो गया हो। वो देखते हैं, रात को आता हूँ फिर देखते हैं। डेटा नहीं चल रहा क्या? हसनैन को कर लो कॉल, उसको वो कर लेगा।
ठीक है, करता हूँ मैं क्लास खा रहा हूँ। ठीक है जी, क्या लिखा हमने बेटा? टर्न मॉइस्ट लिटमस पेपर रेड, और वहां बेस में क्या लिखा हमने? टर्न मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, मॉइस्ट या डैम्प लिखा हो एक ही बात है, ये नहीं कि आप बोलें कि सर ये क्या लिख दिया। तो लिटमस पेपर की प्रेजेंस में वन ऑफ द इजीएस्ट इंडिकेटर टू यूज, जो आपने वो कहा रेड पेपर ब्लू पेपर, पेपर व्हाइट है लेकिन एसिडिक एनवायरनमेंट में वो रेडिश हो जाता है और बेसिक एनवायरनमेंट में ब्लू हो जाता है। कैसे अवॉइड करेंगे कंफ्यूजन के? रेड कहां होता था? ब्लू। बे फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, एसिड का कलर खतरनाक रेड। ठीक है जी, ये याद रखेंगे ताकि उल्टा ना लिख के आ जाए। सही, ये हो गया एसिड और बेस का बिल्कुल बेसिक सा फिजिकल कंपैरिजन, जिसमें हमने डेफिनेशन अलोंग विद सम बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली आपकी मोहब्बत में, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, एसिड और बेस में जो फॉर्मूले मैंने दिए ना बच्चे, वो आपने घोंट लेने, क्योंकि अब वो सारे रिएक्शंस में सवाल। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया चैप्टर के शुरू में, कि आप जो केमिस्ट्री में कहते हैं रिएक्शन, सर इवन मोल्स पढ़ते हैं, सर रिएक्शन कैसे कर, आपकी बुक में सारे ज्यादातर जो रिएक्शन है केमिस्ट्री में वो इसी चैप्टर के अंदर है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको रिएक्शन का रट्टा नहीं लगाना, मैं रिएक्शन आपको बनाना सिखाऊंगा। वो रिएक्शन बनाना अगर आप सीख गए तो चाहे मोल्स में फिर रिएक्शन ना लिखा हो तब भी आप बना लेंगे। आपके सिलेबस में जितने भी रिएक्शन किसी और चैप्टर में भी आते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही रिएक्शंस का रूट इस चैप्टर से मिलता है। और अगर फिर भी कोई नया आ गया रिएक्शन तो वो लिखा हुआ होगा पूरा का पूरा। समझ रहे हो बात को? तो अब इसके बाद यहां तक लिखने के बाद हेडिंग बना लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जल्दी से बना लें, शाबाश। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हरी अप। ठीक है जी, इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। आज सिर्फ वर्ड इक्वेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद इसकी डिटेल प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस जब तक नहीं हो तो तसल्ली नहीं होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेटा एसिड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है मरियम? कि केमिकल रिएक्शंस की बात हम कर रहे हैं, कि एसिड की हमने बिहेवियर की तो बात कर ली, अब इसके केमिकल रिएक्शन। बेटा 3 केमिकल, कितनी प्रॉपर्टीज है? पूरा चैप्टर रट्टा लगा लो, पूरा दिमाग में बैठा हुआ हो। एसिड की कितनी प्रॉपर्टीज है भाई? 3 प्रॉपर्टीज है। वर्ड इक्वेशन देने लगा हूं। पहली प्रॉपर्टी, एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल से होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एसिड का रिएक्शन जब भी, वर्ड इक्वेशन है, इसी से कॉन्सेप्ट बनेगा। एसिड का रिएक्शन जब भी किसी मेटल से होगा क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन आइंस नहीं, हाइड्रोजन गैस लिखा है भाई। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। और वो जो हम बात करते हैं गुब्बारे बेचते हैं हाइड्रोजन वाले, वो इसी से बनाते हैं। वो जो बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? एसिड ले लेते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कंटेनर भर के ले आते हैं, गुब्बारा भर के देते हैं, फिर आप वो बर्थडे पार्टी में लेके जाते हैं। और हमने बात की थी ना, इसी क्लास में बात हुई थी ना, मॉर्निंग में बात हुई थी। अच्छा, आप लोगों के साथ हुई नहीं बात? कि वो आपने सुना होगा हीलियम बलून, हीलियम बलून वो बच्चे जो इससे खेलते कूदते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज पे कोई वो तो है नहीं, तो ज्यादातर जो लोकल बलून मिल रहे होते हैं हीलियम के होते ही नहीं, कि हाइड्रोजन भर के दे देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी हीलियम की तरह हवा से हल्की है, तो हाइड्रोजन बलून भी हवा में उड़ता है, तो लेने वाला भी नहीं देखता, वो ले जाते हैं। लेकिन अगर तो आप बाहर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बलून फटता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली बलून क्यों लेते हैं? पार्टी के लिए, है जी। बर्थडे पार्टी हो रही है, बर्थडे पार्टी में क्या होता है, आप जो है वो फ्लेयर्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप जनाब कैंडल जलाई भी होती हैं आपने, तो कई हादसा हो चुके हैं। किसने वीडियो में दिखाई थी ना अभी, आप लोगों में से किसी ने दिखाई थी। तो होता क्या है, उस जाहिल आदमी को भी नहीं पता जो बेच रहा है कि ये हाइड्रोजन भर के लाया हूं मैं कंटेनर के अंदर। अच्छा, हाइड्रोजन पड़ती है सस्ती, क्यों? क्योंकि एसिड लिया, मेटल पे डाला, गैस बनी, भर के ले आए। हीलियम अलग से जो है ना वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की जाती है, महंगी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हीलियम कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर आप जाके वो एयर बलून में फ्लाई करें तो समझ में आता है शायद वहां हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सचर हो, वहां हीलियम ज्यादा हो, वहां एक अलग मैकेनिज्म, वहां बात करेंगे। ठीक है, आग से जलता है, वो एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए होता है ताकि वो गुब्बारा फूला रहे। आग से जलता है यार, ये कोई स्टीम इंजन थोड़ी लगाया हुआ है इसके अंदर, एक्सपेंशन होती है ना गैस की, और ऊपर से बंद होता है ताकि वो फूला रहे, तो हवा से हल्का भी रहे। तो आप अगर आग बंद कर देंगे तो गैस से तो निकल जाना है ना, फिर कैपाडोशिया से सीधा कवर में, ठीक है, अंतालिया से सीधा, अंतालिया से तालियां मारते हैं नीचे। ठीक है, तो अब समझना क्या है, वो जो हाइड्रोजन बलून भर के दे देते हैं, तो हाइड्रोजन बलून में क्या है, अगले को भी नहीं पता, वो बर्थडे पार्टी में उसने लाके लगा दिए। अब जनाब जैसी केक कटा वैसी सब फोड़ने लगे, इधर आपकी कैंडल्स जल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई खतरनाक, मैं ये जरूर इंशाल्लाह आपको जबान दे रहा हूँ, क्लास में करके दिखाऊंगा हाइड्रोजन बलून फाड़ा। नहीं, अब चैप्टर आ गया ना हाइड्रोजन, आप नॉर्मल बलून फटने के बाद आपने सुनी, इंशाल्लाह हाइड्रोजन बलून भरेंगे और उसको फाड़ेंगे, ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा। क्या सर? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की इसलिए होता है कि अगर जरा सी भी हमने एहतियाती किया, तो तुमने तफरीक का एंगल उसमें डालने की कोशिश की,
तो सीधा तुम्हारे मुंह पे फट सकता है वो। और वो क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, तो सिर्फ फटेगा नहीं, बाकायदा आग के साथ फटेगा, तो वो आग आपको जो है ना नुकसान पहुंचा सकती है। तो होता क्या है, पार्टी में बता ही रहता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है, तो अब अगर आपने बलून भरे में हाइड्रोजन वाले और एकदम जनाब वो सबने फाड़ना शुरू किया, इधर कैंडल जल रही थी, ठीक है ना, फिर बर्थडे वही बर्थडे होती है और वही डेड डे हो जाती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी एसिड का मेटल, जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, अरे बोलो। दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेटा, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल की हाइड्रोक्साइड से या मेटल की ऑक्साइड से, मेटल की हाइड्रोक्साइड से या मेटल की ऑक्साइड से, जिसे हुर्फे आम में बेस कहते हैं। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था कि बेस का और प्रोस्पेक्टिव बड़ा हो जाए। हुर्फे आम में आपने सुना बेस, एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, लेकिन मैं इसको कैसे लिखवा रहा हूं कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करे, अब अगला क्या है, मेटल की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर। तो पहले वाले में सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रही थी, अगले वाले में क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट दोनों में कॉमन है, और हमें इस मेटल वाली बात से ये भी समझ में आ जाएगा कि बेस होता कौन सा कंपाउंड है, देख के बता सकते हो, देखोगे और बता दोगे, चाहे एग्जांपल पढ़ी हो ना, जिस मेटल के साथ OH लगा हो, जिस मेटल के साथ O लगा हो, बेस है बस। ठीक है जी। उसके बाद आओ तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आखिरी, इसकी फिर एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के, M मेटल है यहां पर, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो बनाता है बेटा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, क्या घटिया बात। मुझे CAC 1000 अगर आपने खाई है ऑरेंज कलर की टैबलेट, तो उसके जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, एब्सोल्युटली राइट। तो भाई साइंस को देखेंगे ना, अब नेटफ्लिक्स और 18+ कंटेंट के अलावा तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज की नशिस्त को इसी नहज पे दरखास्त करते हैं, इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई।